किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। हमेशा की तरह लेकर आए हैं हम आपके लिए हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए, क्या कुछ खास है हमारे इस अंक में, जानने के लिए शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खेती किसानी सेगमेंट के साथ। बता दें आपको कि खेती किसानी के क्षेत्र में यानी कि कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। आइए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट पर। बढ़ते रसायन के उपयोग ने स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक असर डाले हैं। यही कारण है कि किसान अब तेजी से जैविक खेती का रुख करने लगे हैं। जैविक खेती में सबसे लोकप्रिय है वर्मी कंपोस्ट। इसका उपयोग तब ज्यादा आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ खेती की जाए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे जरूरी गोबर होता है। गाय के गोबर को फसल के लिए पोषण का सर्वाधिक श्रेष्ठ विकल्प माना जाता है, जिसमें पौधों के लिए जरूरी सभी सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं। इन सूक्ष्म तत्वों को पौधे या फसलें बड़ी आसानी से अवशोषित कर लेती हैं। वर्मी कंपोस्ट विधि का प्रचलन अन्य विधियों की तुलना में कहीं सरल है। इसमें खाद बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, साथ ही इसका भंडारण भी सहज होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि पैदावार भी ज्यादा मिलती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलन में है, जिनमें से मुख्य है पेड़ विधि। पेड़ के चारों ओर गोबर गोलाई में डाला जाता है। हर रोज गोबर को डालकर धीरे धीरे इस गोल चक्र को पूरा किया जाता है। पहली बार प्रक्रिया शुरू करते समय गोबर के ढेर में थोड़े से केचुए डालकर गोबर को जूट के बोरे से ढक दिया जाता है। नमी के लिए बोरे के ऊपर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है। केचुए गोबर को खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और अपने पीछे वर्मी कंपोस्ट छोड़ते जाते हैं। इस तैयार वर्मी कंपोस्ट को इकट्ठा करके बोरों में भरकर रख लिया जाता है। इस विधि में छायादार जगह पर जमीन के ऊपर 2 से 3 फुट की चौड़ाई और जरूरत के हिसाब से लंबाई के बेड़ बनाए जाते हैं। इन बेड़ों को बनाने के लिए गोबर जानवरों के नीचे बिछाए गए घास फूस, खरपतवार के अवशेष का इस्तेमाल किया जाता है। बेड़ की ऊंचाई करीब 1 फुट रखी जाती है। बेड़ को पुआल या घास से ढक दिया जाता है। इस तरह जितनी जरूरत हो उस हिसाब से बेड़ बनाने चाहिए। शुरुआत में पहले बेड़ में केचुए डालने होते हैं, जो कि उस बेड़ में गोबर और जैव भार को खाद में बदल देते हैं। एक बेड़ की खाद बन जाने के बाद केचुए खुद ही दूसरे बेड़ में पहुंच जाते हैं। इसके बाद पहले बेड़ से वर्मी कंपोस्ट अलग करके छान कर भंडारित कर लिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वर्मी बेड़ों में भरे गए कचरे में कंपोस्ट तैयार होने तक 30 से 40% नमी बनाए रखें। कचरे में नमी कम या अधिक होने पर केंचुए ठीक तरह से कार्य नहीं करते। वर्मी बेड़ में कचरे का तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। यदि बेड़ पर तेज धूप पड़ती है तो तेज धूप पड़ने से कचरे का तापमान अधिक हो जाता है और केंचुए तली में चले जाते हैं और अक्रियाशील होकर मर जाते हैं। वर्मी बेड़ में ताजे गोबर का उपयोग ना करें। ताजे गोबर में गर्मी अधिक होने के कारण केंचुए मर जाते हैं। इसके लिए करीब 4 से 5 दिन पुराना गोबर ले। केंचुआ खाद बनाने के दौरान भी किसी तरह के कीटनाशकों का उपयोग ना करें। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का इस्तेमाल ना करें। फसलों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। केंचुआ खाद भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता ही है, साथ ही मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में भी इजाफा करता है। वर्मी कंपोस्ट वाली भूमि में खरपतवार कम उगते हैं, जिससे रोग भी कम लगते हैं। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता है, साथ ही भूमि में जैविक क्रियाओं को बनाए रखता है। इसके अलावा फल, सब्जी, अनाज की गुणवत्ता में सुधार आता है, जिससे किसान को उपज का बेहतर दाम मिलता है।
इसी के साथ किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पशुपालन क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने की जरूरत है जिससे आप अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट पर। भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीदकर सीपों को खुले पानी में 2 दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दे। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार: लेमिनेनिस मार्जिलेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10 गुणा 10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीट के चारों ओर जमने लगता है, जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए जानते हैं। मई माह का पशु कैलेंडर 2021। मई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे, इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं हमारा अगला सेगमेंट, कामयाब किसान की दास्तान। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का किसान भाइयों बहनों फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी डटकर हिम्मत रखकर सामना किया है और सफलता हासिल की है। आइए मुलाकात करते हैं हमारे सफल किसान से, जानते हैं क्या है उनकी दास्तान। जब किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर, जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब 1 घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। कि राजस्थान में पानी की काफ़ी कमी है, रेगिस्तान है और
इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस हैं, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज़ है मेरी 50 बाई 50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है। सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपये मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपये मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियाँ डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियाँ हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियाँ हैं जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगो कर देते हैं। और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है और साथ ही हमारा जो पानी का EC और pH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियाँ नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है। इस वजह से इसको मछलियाँ डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से ये सलाह देना चाहता हूँ कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है। इन सब का उपयोग करके अपने अच्छे से नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं। गंगाराम के हर कदम पर उनके परिवार के हर सदस्य ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। परिवार में पुरुष वर्ग खेती को संभालते हैं, वहीं महिलाएं पशुओं की देखभाल के साथ बाकी काम संभालती हैं। हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। हमारे पास 5 भैंस है, मुर्रा और 3 गायें हैं जो हम खेत में चारा उपाड़ते हैं, खरपतवार, उसको हम चारे के रूप में गाय भैंस के काम में लेते हैं। 2 टाइम इनका दूध काम में लेते हैं, निकालने में चारा डालते हैं, गोबर डालते हैं, वो सब काम में लेते हैं और इसको बंटा देते हैं 2 टाइम। और इसका गोबर है जो हमारे खेत में काम आता है। सुबह शाम इनको 3 बार चारा डालना पड़ता है और बाकी इनका 2 बार दूध निकालना पड़ता है। इनको 2 बार पानी पिलाना पड़ता है और 2 बार दूध निकालते हैं। रात में सर्दी के टाइम में अंदर रखते हैं और धूप के टाइम में बाहर रखते हैं, और गर्मी के टाइम में दिन में, धूप के टाइम में अंदर रखते हैं और बाहर शाम सुबह बाहर रखते हैं, रात को भी बाहर रखते हैं। गर्मी के टाइम में गर्मी ना लगे इसके रंजका देते हैं, इनको नहलाते हैं, टाइम से पानी पिलाते हैं, छाया में बांधते हैं। इसके गर्मियों में इनको नहला देते हैं और बाहर छाया में बांध देते हैं। खाने पीने में चारा डालते हैं, हरिया जो खरपतवार निकालते हैं वो डाल देते हैं। और बंटे के रूप में जो बंटा होता है, हमारे बाजरा होता है, गेहूँ होते हैं, जो उनको रांध के इनको खिलाते हैं बंटे के रूप में। भैंस का दूध 10 से 12 लीटर होता है और गाय का 15 से 20 लीटर होता है। तो हम जैसे घर में 20 लीटर काम आता है तो वो रखते हैं और बाकी का हम डेयरी में देते हैं। और जैसे गिर गाय का दूध या घी किसी को चाहिए तो हम वो भी उपलब्ध करते हैं। और गाय का गूंत होता है
उसको हम फसल में काम में लेते हैं, गोबर को भी काम में लेते हैं। हम जीविक भी जैसे इसको काढ़ा वाड़ा भी देते हैं, अजवाइन वगैरह खिलाते हैं और उससे इलाज भी करते हैं, नीम के पत्ते खिलाते हैं और बाकी नहीं होता पाता है तो डॉक्टर को भी दिखाते हैं। घर में सजे सारे पुरस्कार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सेपट परिवार अपने क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए किसी मिसाल से कम नहीं, जो प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल कर खेती को नए आयाम देने में सफल रहे हैं। आज कालक की जो तस्वीर है उसके पीछे किसानों की अथाह मेहनत छुपी है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए किसी अनुपम भेंट से कम नहीं है। तो ये थे हमारे आज के सफल किसान। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कामयाबी को देखकर इनसे आप जरूर प्रेरित होंगे। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।